जाट कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ, दलित कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ, यादव जी कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ। अबे मुस्लिम अब बेवकूफ ना रहे, मुस्लिम का आ गया नेता लीडर और वो भी बैरिस्टर। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों ने अपनाई थी और उसमें जो कुछ लोग अंग्रेजों की बातों में आके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम करने का काम किया, आज वो काम ओवैसी जी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। हिस्सेदारी किससे मांग रहे हैं? लड़ाई किससे है इनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। सारा विपक्ष लड़ाई लड़ लिया है बीजेपी से, एमआईएम वाले और बसपा वाले लड़ाई लड़ रहे हैं सपा से। आज समाजवादी सरकार के अंदर ही गोरक्षा के नाम पर अखलाक की हत्या करी थी। जो मौजूदा सीएम यहाँ के अखिलेश यादव हैं, ये सुरक्षा देने की बात करते हैं। नमस्कार, आदाब। बोलता बिजनौर के खास प्रोग्राम नुक्कड़ सभा में आपका स्वागत है। चुनावी माहौल है, चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में जो सबसे ज़्यादा दलों का जो फोकस है वो है यूथ पर। जी हाँ, युवा ही देश की दशा और दिशा तय करते हैं। तो आज हमारी इस नुक्कड़ सभा में तमाम दलों से संबंधित और आम युवा भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या उनका मिजाज है, क्या माहौल बन रहा है, किसकी बनने वाली है सरकार। हम उनसे बारी बारी से जानेंगे और आपको बताएंगे कि बिजनौर विधानसभा या बिजनौर जिले के क्या हालात है। क्या नाम है आपका? सद्दाम राणा। सद्दाम भाई, क्या मिजाज नजर आ रहा है 2022 के चुनाव में? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपकी नज़र में? बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि दलित और मुस्लिम मिलकर बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि यहाँ की जनता, इस प्रदेश की जनता अब भय मुक्त प्रदेश चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई और समाजवादी पार्टी नहीं दे पाई है। इस प्रदेश के अंदर दंगा फसाद जो समाजवादी सरकार में थे, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उसी तरह के हिंदू मुस्लिम के झगड़े अपनी चरम सीमा पर रहे हैं। तो दलित मुस्लिम समीकरण साधते हुए बसपा के लोग या बसपा समर्थित 2022 में एक बार फिर बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष नजाकत कंबोर साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे, दलित मुस्लिम समीकरण हावी रहेगा सभी दलों पर? देखिए, ये सपा बसपा लोकदल वाले हो गए बेवकूफ। जाट कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ, दलित कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ, यादव जी कह रहे हैं मुस्लिम हमारे साथ। अबे मुस्लिम अब बेवकूफ ना रहे, मुस्लिम का आ गया नेता लीडर और वो भी बैरिस्टर। ये नौजवान जो खड़ा ना, ये हो सकते हैं सपा बसपा के हो। नौजवान असदुद्दीन ओवैसी को लीडर मान चुका है और वो जौनपुर सहारनपुर में दिख चुका है। अब हमारे साथ जो जुड़ेगा उसकी सरकार होगी, बाकी किसी की। लेकिन बसपा और सपा के लोग तो कहते हैं आंगन हमारा है और ओवैसी साहब आंगन में बेवजह घुसते हैं और बीजेपी के एजेंट तक बताते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, एजेंट तो आप मुझे भी कह दो, मैं जिलाध्यक्ष बना, मुझ पर भी आरोप लगे। एजेंट कहना तो बहुत आसान है, क्योंकि इन सबकी कुर्सी खसक रही है। और ये जो नौजवान तबका आज मुसलमान का वोट अपना मान रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी पर क्यों नहीं बोले आप? मैं पूछना चाहता हूँ, फैसल पर क्यों नहीं बोले आप? मैं पूछना चाहता हूँ, त्रिपुरा पर क्यों नहीं बोले आप? वो नौजवान तबका जो अखिलेश यादव ने ऐलान किया किसानों के मरने पर लखीमपुर खीरी में कि मैं वहां जाऊंगा, अरेस्ट हो गए हाउस में, तो वो नौजवान सड़कों पर उतर गया और कुर्ते फाड़ दिए। वो कुर्ता गैंग कहाँ गया? आजम खान के लिए क्यों नहीं बोला? वो मुसलमानों की बात करता है। आजम खान साहब जेल में है, मुसलमान समझ चुका है कि ये जो हमारी रहनुमा युवा कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं सियासत से, इन अपने पद से मतलब होता है। जो सियासत में जाते, जैसे अब एमपी एमएलए टिकट पार्टी बदल रहे हैं, वो टिकट ही तो मांग रहे हैं। वो किसी समाज का, कोई से भी समाज का, वो समाज के लिए कुछ नहीं कह रहा। हम जो हम एएमआई वाले हैं, हम बात कर रहे हैं हिस्सेदारी की। हमें चाहिए हिस्सेदारी। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मुस्लिमों की पैरवी ओवैसी करे और वोट सपा को क्यों? बिल्कुल सपा को ही वोट मिलेगा, मुस्लिमों की पैरवी करने की जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम सपा में सुरक्षित है, मुस्लिमों की आवाज़ सबसे ज़्यादा सपोर्ट आती है। एमआईएम ने तो सोशल मीडिया पे एक अपना आईटी सेल बना रखा है, जो उल्टे सीधे प्रचार करते रहते हैं। इनके पास और कुछ काम तो है नहीं। हिस्सेदारी किससे मांग रहे हैं? लड़ाई किससे है इनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है। सारा विपक्ष लड़ाई लड़ लिया है बीजेपी से, एमआईएम वाले और बसपा वाले लड़ाई लड़ रहे हैं सपा से। अजीब माहौल बना रखा है इन लोगों ने। तो क्या आपस में ही लड़के बीजेपी की एक बार फिर सरकार बनेगी? जी, इनकी क्या सरकार बन जाएगी? ये तो सिर्फ इस चक्कर में कि हमें वोट दे दें, हम इन्हें हिस्सेदारी न दें। हमें चाहिए हिस्सेदारी। अगर हम हिस्सेदारी देंगे तो सरकार बनेगी हमारी, अन्य तो सरकार नहीं बनने देनी इनकी भी। हम सरकार नहीं बनने देनी इनकी भी। अगर हमारी बनेगी सरकार तो हम हिस्सेदारी देंगे, हमें तो हम सरकार बनाएंगे। हिस्सेदारी नहीं तो सरकार भी नहीं बनने देंगे, न बसपा की न सपा की। जैसे मेरे भाई ने भी कहा है कि मुसलमान सपा की सरकार में सुरक्षित है। कितना सुरक्षित है? आज भी मुजफ्फरनगर के अंदर हजारों परिवार
तंबू के अंदर रहने पर मजबूर हैं, उनकी अभी तक भी घर वापसी नहीं कराई गई है। आज समाजवादी सरकार के अंदर ही गोरक्षा के नाम पर अखलाक की हत्या करी थी। जो मौजूदा सीएम यहाँ के अखिलेश यादव हैं, ये सुरक्षा देने की बात करते हैं। इनकी सरकार में, समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव के सामने मुसलमानों का जितना उत्पीड़न हुआ है, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उतना उत्पीड़न आज तक मुसलमानों का नहीं किया होगा। अखिलेश राज में भी मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई है, ये बसपा का आरोप है। इन हालात में आप कैसे मानते हैं कि सारा मुस्लिम समुदाय सपा को एक तरफा वोट करेगा? सारा मुस्लिम समुदाय गठबंधन पे जाए या बीएसपी पे जाए, बहरहाल बात तो यहाँ ये है, सारे पार्टी के लीडर मौजूद हैं, मुद्दे की कोई बात ही नहीं कर रहा। भैया मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बेरोजगारी, उसकी भी तो बात बताओ। आपने कहा जी वो हैदराबाद से आएंगे, यहाँ सरकार बना लेंगे, वो कह रहे हैं मायावती जो है वो सरकार बनाएंगी। आधी बसपा जो है वो सब बसपा छोड़ के सपा में चली गई या भाजपा में चली गई। भैया किस चीज़ पे सरकार बना रहे हैं? अच्छा, जिस चीज़ पर आप आ रहे हो, आपके पास तो भाई साहब आयातित वो है प्रत्याशी भी, कभी वो बसपा से पे आ जाए आयात हो गए, कभी भाई साहब सपा में आयात होकर आ जाएंगी। अब रही इस बात की, देखिए गठबंधन जो है, गठबंधन के अंदर पढ़ा लिखा जितना तबका है वो गठबंधन की तरफ देख रहा है, उसे पता है कि गठबंधन ही है जो बीजेपी को हरा पा रहा है। अच्छा, मेरा यहाँ बीच में मैं आपको रोकूंगा। गठबंधन तो 2017 में कांग्रेस और अखिलेश का हुआ, 19 में लोकदल, बसपा और सपा का, लेकिन बीजेपी के सामने कहीं ठहरता नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो हमेशा राजनीति के अंदर, कम से कम यूपी की राजनीति के अंदर जातिवाद, धर्मवाद हमेशा हावी रहा। ठीक, कभी मुद्दों के ऊपर राजनीति की नहीं गई। आज के दौर में अगर आप देखें, धर्म की राजनीति का मुद्दा लगभग खत्म हो चुका। बाबरी मस्जिद का मुद्दा था, आपने अपनी आंखों से देखा न्याय होता हो, सारे टीवी गवाह हैं, और आप तो खुद पत्रकार हैं, आप तो खुद जानते हैं, आपने देखा होगा कि क्या हालात किए गए बाबरी मस्जिद को लेकर। तो धर्म कहीं इस टाइम मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें चाहिए बेरोजगारी से मुक्ति। अब पेट्रोल के दाम देखिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इलेक्शन की वजह से पेट्रोल के दाम रुक गए, अब यही पेट्रोल के दाम इलेक्शन के बाद 180 तक भी पहुँच सकते हैं। हमें चाहिए महंगाई से मुक्ति, हमें चाहिए रोज़गार, हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहाँ पर आपकी बहन, मेरी बहन रात को सुकून से निकल सकती हो। ये आप सड़कें देख रहे हैं, देखे किस कदर का अतिक्रमण है, कौन है साफ़ सफाई करने वाले, यहाँ पे कहीं कोई मसला ही नहीं। आदमी क्या करे, आप बताइए क्या करेंगे आप? जाति धर्म की राजनीति एक तरफ, और दूसरा है तमाम जनहित के मुद्दे। आपको क्या लगता है कि जाति धर्म की राजनीति ये तमाम मुद्दे को गौण कर देती है? जी, जाति धर्म की राजनीति तो छोड़ो, इस टाइम पूरब से चलकर आ रही है अखिलेश यादव जी की आंधी, और पश्चिम को और गवा रही है, और अब की बार 350 पार अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरब से पश्चिम साइकिल दौड़ रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए अभी जो ये नेता है ना, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। गठबंधन में जैसे कि कह रहे हैं ओवैसी, तो वैसी साहब को यूँ नहीं ले रहे कि भाई ये मुस्लिमों का लीडर बन जाएगा। अभी ये बड़े नेता जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये कहते हैं कि भाई बीजेपी को हराना है। भाई बीजेपी को आप ऐसे ही हरा लोगे। अभी तो आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कि चंद्रशेखर ले लेंगे तो दूसरी मायावती तैयार कर लेंगे। तो फिलहाल जनता की लड़ाई ये नेता नहीं लड़ रहे, अभी अपने अस्तित्व, अपने मान सम्मान, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या माहौल निकल के आ रहा है इन सब हालात को देखते हुए? देखिए अभी टाइम है और वक्त हालात बता देंगे। अभी तो ये बड़े नेता डिसीजन लेंगे भाई, लेकिन जनता परेशान है महंगाई के मुद्दों से। महंगाई बहुत बढ़ रही है और बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार अगर जाती है तो पता चलेगा भाई महंगाई कम होती है या नहीं। फिलहाल जनता बीजेपी के महंगाई से परेशान है। महंगाई कौन दूर करेगा? महंगाई तो आज मोदी दूर करेगा, वरना का नाम योगी दूर करेगा। की नहीं ना, अभी महंगाई बहुत है। अभी नहीं कही, बहुत ज़्यादा महंगाई है अभी, बहुत ज़्यादा महंगाई। और मुसलमान का वोट जितना भी जाना चाहिए, कायदे में साइकिल पे जाना चाहिए। आप बताइए कि तमाम मामले हैं, एक तरफ महंगाई का मुद्दा है, एक तरफ जाति धर्म, बसपा दलित मुस्लिम का समीकरण गिना रही है, तो रालोद से गठबंधन करके समाजवादी पार्टी जाट और मुस्लिम का समीकरण खेल रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सबसे पहली बात तो यह है, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत चुनाव नहीं होगा, विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा। बात रही विकास की, 2012 से 17 अखिलेश यादव जी की सरकार रही है, 2017 से 2022 तक योगी जी की सरकार है। अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया वो जनता ने उन्हें 2017 में जवाब दे दिया। अब योगी जी ने जो विकास किया 2022 में वो जनता जवाब दे देगी। अगर हम मोटी मोटी विकास की कुछ चीज़ें देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुए या जेवर एयरपोर्ट हुए, लोगों को रोजगार मुहैया कराया जेवर एयरपोर्ट के द्वारा, और कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं निकल करके आई है कि इस राज्य में। अब इसका फैसला तो जनता ही करेगी, लेकिन ये तय है इस बार जातिगत चुनाव होना नहीं है उत्तर प्रदेश के। हमारी इस नुक्कड़ सभा में जो तमाम दल से ताल्लुक रखने वाले हैं या आम नागरिक है, सब मुस्लिम है। अब हम ही देख रहे हैं कि सब आपस में भिड़ रहे हैं, कोई बसपा का राग अलाप रहा है, कोई सपा का, कोई MIM का।
तो ऐसे में तो बीजेपी फिर निकल के भाग जाएगी। नहीं, ये तो आपको भी मालूम है, आप भी सर्वे कर रहे हो, हर जगह जहाँ भी आप सर्वे कर रहे हो वहाँ सपा का ही निकल कर आ रहा है। और ये हमारे अध्यक्ष जी अभी बोल रहे थे कि ये सपा बसपा लोकदल वाले भोखला गए हैं। मैं कहता हूँ ये भोखला गए हैं। ये रात को जब अकेले सोते हैं ना तो ये सोचते हैं कि कल को सपा में जाए या किस में जाए हम। ये सपा के ज़्यादा चांस लग रहा है इनके जल्दी आने के, क्योंकि ये पार्टी बहुत जल्दी बदलते हैं। पहले बसपा में थे, नज़ाकत अली साहब है ये पार्टी जल्दी बदलते हैं। पहले बसपा में थे, कांग्रेस में भी थे और AIM में भी हैं, अब जिला अध्यक्ष है मौजूदा। तो मेरा कहना मतलब यह है सपा की सरकार बन रही है और ये भोगला रहे बसपा वाले भी और जी हमारे ओवैसी साहब भी। नज़ाकत साहब, आप पर सीधा आरोप लगाया, आप सीधा जवाब दीजिए। कई दल आपने कई पार्टी बदल ली, आपके अंदर ठहराव, आपकी राजनीति में ठहराव क्यों नहीं है? दरअसल मेरे भाइयों को जानकारी नहीं तो मैं क्या करूं। आदमी जब पार्टी की सदस्य लेता तब उस पार्टी का एक्टिव माना जाता है। मैंने या तो पीस पार्टी की सदस्य ली थी या बसपा की सदस्य ली है या आज मैं MIM का जिला अध्यक्ष हूँ। मैंने ताल्लुकात की राजनीति की है और मैंने हुक्मरानी की राजनीति की है, गुलामी की नहीं की। आज मैं इस पार्टी में इसलिए आया हूँ कि अपनी बात मजबूती से कह रहा हूँ। अगर सपा बसपा कांग्रेस लोकदल वाले किसी मुसलमान युवा नेता या MP MLA में हैसियत है तो कितना मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है वो लिखे अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात करे। और मुसलमान बेइज्जती की राजनीति कर रहा है। कल अभी संयुक्त रैली हुई है, डॉक्टर मसूद साहब प्रदेश अध्यक्ष एक अहम पद माना जाता है, 1 मिनट बोलने का मौका दिया और उनका कहीं फोटो नहीं है। मुसलमानों को मंचों से उतारा जा रहा है और ये कह रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ठहराओ। अरे मैं अपनी पार्टी में आकर ठहरा हूं और अपनी बात ईमानदारी के साथ करने का काम कर रहा हूं, गुलामी किसी की बर्दाश्त नहीं कर रहा, इसलिए मेरे अंदर अब ठहराव आ चुका है। CA NRC हो या तमाम मुस्लिम मामले हो, उसमें बसपा का रुख इतना मजबूती से नहीं रहा, उसके बाद भी मुस्लिम वोट। ये बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम CA NRC के मुकदमे वापस लेंगे। ये बहन जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है और मुसलमान वोट इसलिए करेगा कि क्योंकि यहाँ पर मुसलमान त्रस्त है। CA NRC के नाम पर इस सरकार ने जुल्म सितम करने का काम किया है तो मुसलमानों ने मन बना लिया है सरकार बदलने का। और बहन जी भी इस बार सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर चलकर टिकट बांट रही है। इंशाल्लाह बसपा सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर और इस कानून को गुंडा राज को ख़त्म करने का काम करेगी। बसपा सरकार बनाएगी। मुकीम साहब, आप ये बताइए कि बसपा अपने समीकरण है, समाजवादी पार्टी के जो तमाम 8 सीटें हैं, हर सीट पर एक गुटबाजी जरूर देखने में आ रही है कि जो मौजूदा सिटिंग MLA है उनके पीछे भी कई लोग हैं कि हमें टिकट दो। तो ये गुटबाजी कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुँचाएगी सर चुनाव में? देखिए इमरान साहब, ये जो गुटबाजी है अभी की है, जब तक टिकट जो है फाइनल नहीं होते। फाइनल होते हमारे समाजवादी जो जितना एक परिवार है हमारा समाजवादी का, तो वो परिवार एकजुट होगा और एकजुट होकर के सभी चुनाव अपने MLA जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी टिकट देंगे उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और इंशाल्लाह 350 सीटें हमारी समाजवादी सरकार लाएगी और बहुत बहुमत सरकार बनेगी हमारी। तो सभी दल के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, AIM है, लेकिन इन तीनों ही पार्टियों का जो फोकस है, जो वोटर जो कोर वोटर है वो मुस्लिम है। एक और मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, हनी फैसल साहब। हनी फैसल, सपा बसपा AIM और तमाम ऐसे दल हैं सिर्फ मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में मुस्लिम वोटों पे बिखराव रहेगा तो बीजेपी का रास्ता तो साफ हो जाएगा। नहीं, मुस्लिम वोटों में बिखराव कहाँ है? मुस्लिम वोटों में कहीं से कहीं तक बिखराव नहीं है। 100% मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से किसी दल की किसी समुदाय की राजनीति नहीं की। हमेशा से समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती चली आई है और अल्पसंख्यकों की राजनीति करी है, दलितों की राजनीति करी है, पिछड़ों की राजनीति करी है, अगड़ों की राजनीति करी है, मजलूमों की राजनीति करी है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा से सबका साथ और सबका विकास, जो असल में जो मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने करने का काम किया है। सबका साथ सबका विश्वास और सर्व समाज की पार्टी समाजवादी पार्टी है, तो फिर बसपा का कहाँ बचा वोट? असल में बात ये है कि अभी इनके ही एक समाजवादी के भाई खड़े थे युवा में, उन्होंने कहा 300 पार समाजवादी लाएगी सीटें। हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने पहले नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था कि ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और हो सकता है कि अब योगी जी को आशीर्वाद देने की तैयारी चल रही हो कि योगी जी भी इस प्रदेश के दोबारा CM बनना चाहे। तो भैया इनकी और भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी
दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी सरकार में भी शोषण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी शोषण हो रहा है। शोषण किया है आपने तो आप कह रहे हो कि आपने उद्धार किया है। देखिए, सभी को पता है पिछली हमारी सरकार ने क्या किया है क्या नहीं है, लेकिन मैं बीएसपी के लिए बोलना चाहूँगा। मायावती जी साफ बिल्कुल बोलती है कि सपा को हराओ और हमारे जो उनके जो वोटर है कि बीजेपी को जो है सीधा सीधा वोट दीजिए। सपा में अगर इतनी बुराई थी तो फिर 2019 के साथ में आपने गठबंधन क्यों किया? गठबंधन अखिलेश जी ने इसलिए किया था कि इनका जनाधार खत्म हो चुका था। 2019 के चुनाव के अंदर हमने मुरादाबाद सीट अपने दम पर जीत के दी, बसपा वालों ने मलूक नागर जी को जिताया, गिरीश चंद को जिताया और अखिलेश यादव जी भी अपनी इज्जत आजमगढ़ में जाके बचा पाए। गठबंधन इनकी मजबूरी थी, ना कि हमारी मजबूरी। हमारी पार्टी का आज भी बेस वोट वहीं का वहीं खड़ा है, इनके वोट में बिखरा हुआ है। धर्मेंद्र यादव 2019 में हारे, जहाँ यादव बहुल सीट थी। डिम्पल जी हारी, अक्षय जी हारे और राम गोपाल जी हारे। वहाँ भी आजमगढ़ के अंदर भी दलित और एससी मुस्लिम समाज के लोगों ने इज्जत बचाने का काम किया। या आप इनसे पूछिए इन्होंने गठबंधन क्यों किया था। तो तमाम समीकरण यहाँ निकल के आए हैं, लेकिन इन समीकरणों के बीच में एक चीज जो स्पष्ट है वो ये है बिखराव कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और जिसका सीधा फायदा बिजनौर जिले में भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। हालांकि अभी चुनाव में तमाम वक्त है। बसपा और सपा का सीधा आरोप आप पे है। वो कहते हैं कि आप रोड़ा बन गए हैं और आपका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप जो है बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव में आ जाता है। जी देखिए, इन लोगों ने हम लोगों पर आरोप लगा रखा है MIM पे। बारिस्टर अकबरुद्दीन वही हिसाब से ये सारे के सारे लोग डर रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ सभा करते हैं और भीड़ इकट्ठी होती है, क्यों इनके चाहने वाले बहुत है। ये पैसों के खरीदने वाले लोग नहीं आते उनके दौरे, सब चाहने वाले हैं। MIM इतनी मजबूती से काम कर रही है, इंशाल्लाह ये लोग हमें हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, हमारे साथ गठबंधन नहीं कर रहा है। बाद में ये कह देंगे जी हम हार गए। क्यों हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप भी गठबंधन का लीजिए ना, राजभर से किया आपने, लोकदल से किया और तमाम लोगों से किया, तो गठबंधन में क्या एतराज है? देखिए, पहले मैं सद्दाम राणा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव बीजेपी को जिताने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से ये गलत बात बोल गए। ये बोलना चाहते थे बहन जी के लिए और बोल गए इनके लिए। 2000 गुजरात में दंगे हुए थे 2002 में, उस गुजरात के दंगों के आरोपी को मायावती जी चुनाव प्रचार कराने के लिए गुजरात गई थी। उसके बाद मायावती जी ने मेरठ सीट पे कहा कि मुसलमान कट्टरपंथी होता है, इसलिए हमने वोट ट्रांसफ़र कर दिया। उन्हीं की विचारधारा पे चलते हुए मैडम रुचि वीरा का एक खास आदमी है प्रमोद प्रधान। फिर वही सवाल घूम फिर वही सवाल आता है। आपके आरोप ठीक है, लेकिन 19 में गठबंधन क्यों? वो भी मुसलमानों को कट्टरपंथी बता रहा है, रुचि वीरा का खास आदमी। अब ये बात है MIM वालों की। चलो आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या माहौल बन रहा है जिले का? देखिए, माहौल जैसे अभी जकी भाई ने कहा कि गठबंधन की उनको ज़रूरत थी, हमें नहीं थी। 2012-17 का वो चुनाव हुआ था, उसमें गठबंधन हुआ। मायावती के कितने सांसद आए थे उनको भी पता होगा। अखिलेश से गठबंधन करने के बाद कितनी सीटें आई है वो सबको पता है। और रही बात मुद्दे की, यहाँ पे किसी की कोई टक्कर नहीं है। गठबंधन की यहाँ से सीट निकलेगी, जिसको भी टिकट हो वो हाईकमान का फैसला। समीकरण तमाम है, दलित मुस्लिम है, मुस्लिम जाट है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे सबसे पहले तो यही है। हमारा सबसे पहला मुद्दा तो यह है जो हमने यहाँ दिलो जान से बसपा का सांसद लड़ाया था, जिताया था। हमें तो वही नहीं पता आज तक वो है कहाँ। और ये कह रहा है कि सांसद जो है हमारे जितना हुआ, तो सांसद है कहाँ? सांसद जी कहाँ हैं? परेशान है। सांसद जी गुमशुदा हैं, कभी मुलाकात नहीं होती, आते नहीं यहाँ ना जी, कभी मुलाकात नहीं हुई। अखिलेश भैया की बात चल रही है। अखिलेश भैया का मामला ऐसा है, उत्तर प्रदेश में सन 2022 में सरकार बना रहे हैं। बसपा और जी ओवैसी ये सब पीछे रह जाएंगे, साइकिल आगे निकल जाएगी। फैसल साहब, जनता ने मन बना लिया। AIM वाले हिस्सेदारी मांग रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि जब अखिलेश सबसे गठबंधन कर रहे हैं, पूर्वांचल में भी गया, पश्चिम में भी गया, तो फिर ओवैसी से गठबंधन से ऐतराज क्यों? दरअसल मुझे अभी इन मान्यवर की बातों से ये महसूस हुआ कि ये पार्टी तो इन्होंने AIM ज्वाइन कर ली, लेकिन इनको शायद अपने इतिहास की, अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है। AIM पार्टी 90 साल से देश के अंदर पार्टी के तौर पे काम कर रही है। 90 साल से इनको हक मांगने का, हिस्सेदारी मांगने का याद नहीं आया था। इनको जब याद आया, जब इनके चचा, इनके दोस्त, इनके सहपाठी और इनके जो सहयोगी हैं माननीय मोदी जी, जब वो प्रधानमंत्री की दौड़ में आगे आते हैं और प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो मोदी जी का गिराफ और ओवैसी जी का गिराफ दोनों का साथ साथ बढ़ने का काम होता है। इधर ओवैसी जी बढ़ रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मोदी जी उनके लिए कोई मुकदमेबाजी नहीं कर रहे। आप देखेंगे कि समाजवादी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर मुकदमे हुए, उनको जेलों के अंदर डाला गया। ओवैसी जी ने लगातार भाषणबाजी की, ओवैसी जी ने लगातार कौम को भड़काया, मुसलमानों को भड़काने का काम किया।
वो दो पार्टों में बांटना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, और उसमें जो कुछ लोग अंग्रेज़ों की बातों में आके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम करने का काम किया, आज वो काम ओवैसी जी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। मुसलमानों में फाड़ करने का काम वो एजेंट बन के करने का काम कर रहे हैं। इनको अपने इतिहास के बारे में मालूम नहीं। 90 साल से ये पार्टी क्या कर रही थी? 90 साल से इन्होंने हक मांगने की मुहिम क्यों नहीं छेड़ी? इन्होंने भागीदारी की मुहिम क्यों नहीं छेड़ी? इन्हें अभी क्यों याद आया जब ऐसा क्रूशियल टाइम है कि जहां हर आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजलूम परेशान है, किसान परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, दुकानदार परेशान है, सब परेशान है। वैसे जी आप कहते हैं कि हमें भागीदारी चाहिए। ये भागीदारी 90 साल से क्यों नहीं थी? ये सवाल आप इनसे पूछ के बताएं। 90 साल से कहाँ थे साहब आप? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर लंदन पढ़ गए। लंदन पढ़ने के बाद उन्होंने 20 साल राजनीति को समझा, और राजनीति को समझने के बाद, प्लीज आप चुप रहिए जैसे मैं चुप रहा हूँ। राजनीति को उन्होंने समझा और समझने के बाद वो इस देश की राजनीति में आए। तमाम सेकुलर निहायत मुसलमान पार्टी में जो लोग थे और मैं उनको देखा। और रही हमारे भाई साहब की बात कि ये बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, मेरा सवाल है 14 में बीजेपी आई, ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़े। 17 में बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़े। 19 में गठबंधन से चुनाव होता है, ओवैसी साहब चुनाव नहीं लड़े। तब बीजेपी कैसे जीती? हरियाणा में बीजेपी कैसे जीती? पंजाब में कैसे, उसमें हिमाचल में कैसे जीती? उत्तराखंड में कैसे जीती? राजस्थान, मध्य प्रदेश में कैसे जीती? और गुजरात में कैसे जीती? ये बीजेपी का आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि हम महंगाई की, भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं और बीजेपी को हराने की, बल्कि असली एजेंट बीजेपी के अखिलेश यादव जी हैं। उनके बाप ने लोकसभा के चुनाव से पहले कहा था कि हम एक बार और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और सारी सेकुलर पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी को हराना है तो अखिलेश को ओवैसी साहब से गठबंधन करना चाहिए, मगर वो गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि अखिलेश जी चाहते हैं बीजेपी जीते, इसलिए वो आईएमएम से गठबंधन नहीं कर रहे। 1% के राजभर से गठबंधन, 2% के जाट से गठबंधन, और जो 11% का सैनी समाज है जो बीजेपी का पक्का वोट है उससे गठबंधन। ये असली एजेंट बीजेपी के समाजवादी पार्टी है, बाकी कोई और नहीं। आप ओवैसी को एजेंट बताते हैं और वो लोग आपको एजेंट बता रहे हैं। एजेंट वास्तव में है कौन? नहीं, हम एजेंट हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं, ठीक। अब रे इनके एजेंट होने की बात, तो भाई हमें इनसे डर है। वाकई डर ये है कि AIMIM का कैंडिडेट शायद जमानत ही बचा पाए। भाई किसी बेचारे के क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो, तो तुम पैसे लिखवा रहे हो। अब रे ये बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हमसे गठबंधन नहीं कर रहे। भाई इन्हें तकलीफ किस चीज़ की है? अगर इन्हें हमसे गठबंधन करना तो फिर वो भाई उस हिसाब से बातचीत चले। अब ये लड़ भी हमसे रहे हैं। इनकी लड़ाई ये नहीं है हमसे कि हमने गलत किया, इनकी लड़ाई ये है कि समाजवादी इनसे गठबंधन नहीं कर रही। मैं मुद्दे की बात करूँ ना, मुद्दे कहाँ हैं? बिजनौर का मुद्दा सबसे बड़ा ये है, CNRC के अंदर कितने बेगुनाह मजलूम बेचारे फंसे हुए हैं, उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? बिजनौर का मुद्दा क्या है? दूसरा बिजनौर का मुद्दा ये है, इतने बेरोजगार लोग यहाँ बिजनौर के सड़कों भागे फिर रहे हैं, इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? ये बताइए, जैसा आपने परसेंटेज में जातीय समीकरण को बताया, गठबंधन क्या है? ओवैसी कहते हैं कि सारा मुस्लिम समाज उनके साथ है, तो उसकी तादाद तो 22% हो जाती है, तो फिर 22% को आप क्यों साथ ले रहे हैं? भाई सुनिए इमरान भाई, ये जो बिजनौर की धरती है ना, ये गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। ये दुष्यंत शकुंतला की प्रेरणा स्थली है, ये प्रेम की धरती है। यहाँ पर जो भी चुनाव की बात आ रही है, ये कोई धर्म और जाति आधारित नहीं आ रही। किसी आपको धर्म को लेकर आप कर रहे हो तो आप दो धर्मों के बीच में सांप्रदायिकता फैला रहे हो, आप इनके बीच में वैमनस्यता नहीं फैलाने दे रहे। हम ओवैसी साहब जो हैं वो बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो समाज में जहर घोलना का काम करते हैं, इसलिए मुस्लिम यूथ उन्हें पसंद नहीं कर रहा। आप आगे राजनीति करो ना, आप हिस्सेदारी किस चीज़ की मांग रहे हैं? आपको कहाँ हिस्सेदारी नहीं मिल रही? आप बताइए ना, आपको किस जगह हिस्सेदारी नहीं मिल रही? राशन की दुकान में हिस्सेदारी नहीं मिल रही आपको बच्चों के स्कूल में एडमिशन में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है आपको। आप समाज को तोड़ने का काम मत करिए, आप समाज को जोड़ने का काम। चलिए, हिस्सेदारी किसे देनी है ये जनता पर डिपेंड करेगा, जो 2022 के चुनाव के बाद क्लियर हो जाएगा कि हिस्सेदारी में उसे किसे जनता ने AIM को रखा, सपा को रखा, बसपा को रखा, या एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मौका दिया। नुक्कड़ सभा बोलता बिजनौर की एक बार फिर कहीं और जमेगी, तमाम मुद्दों के साथ, तमाम समीकरण के साथ। तब तक के लिए इजाजत। बोलता बिजनौर से इमरान अंसारी, बिजनौर।